थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक बता के चलूंगी। एज एनी डाउट उमेश? तो ना हम थोड़ा सा एक बार मैं आप लोगों को बेसिक, आर यू सेइंग समथिंग? दीदी आई एम सरस्वती फ्रॉम महाराष्ट्र, नॉट उमेश। ओके, एक्चुअली आपका नाम इसी से अच्छा, इसके अलावा और कोई बच्चा है जिसने दूसरे नाम से ज्वाइन किया लेकिन उसका नाम कुछ और है? उमेश, इनका तो सरस्वती मुझे याद रहेगा। Because my phone is not have charging, that's why I have joined from other phone. ओके, नो वरीज। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बेसिक लेके चलेंगे। जस्ट आज मेरा आप लोगों के साथ फर्स्ट क्लास है एंड आप लोगों का भी फर्स्ट क्लास है, तो कोई भी आप लोगों को डिफिकल्टी आएगा, लाइक आप लोगों को थोड़ा पेस हाई लग रहा है या चीजें नहीं समझ में आ रहा है या फिर लैंग्वेज इश्यूज है, आप डायरेक्टली बता सकते हैं। बिकॉज आप लोगों ने मैम ने दीदी बोला है, तो ऑब्वियसली हम लोग इजिली फ्रैंक रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक चीज पढ़ा है कि वी हैव 5 kingdom classification system. Which scientist gave 5 kingdom classification? 5 kingdom classification किस साइंटिस्ट ने दिया था? बता सकता है कोई? अच्छा, 5 के 5 किंगडम्स का नेम ये सुनानी। मैम आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर, वेरी गुड। यू नो ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आज जिसको इंप्रेशन बनाना है बना लो आंसर्स दे के। तो ये दिया हमारा आर.एच. विटेकर। इफ आई आस्क 2 kingdom क्लासिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? Who gave 2 kingdom classification? गौरव, नेहा, नाजिया। चलो एक ट्रिक बताएं आपको। लीच का नाम सुना है सबने? देखो सब, अच्छा एक काम करना बच्चों, जितनी भी चीजें मैं लिखवाऊंगी ना आप लोगों को अपनी एनसीईआरटी साइड में लेके बैठनी है, एज वेल एज अपनी एक नोटबुक लेके बैठनी है जिसमें आप नोट बनाओगे अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ट्रिक लिखो, लीच। लीच, एल फॉर, बच्चे बोलेंगे मैम एल फॉर लोयन। किसके माइंड में आया एल फॉर लोयन? L for Carolus Linnaeus, E for Ernest, C for Copland and H for H. Whitaker। तो अब याद कैसे रखोगे? इसको याद रखोगे आप ऐसे, लीनियस ने 2 kingdom क्लासिफिकेशन दिया था, अर्नेस्ट ने 3 kingdom क्लासिफिकेशन, कॉपलैंड ने 4 kingdom क्लासिफिकेशन एंड हमारे आर.एच. विटेकर ने 5 kingdom क्लासिफिकेशन। अब भूलोगे कभी 2 kingdom किसने दिया था, 3 kingdom किसने, 4 kingdom किसने? Ma'am, can you please repeat the? देखो बेटा, हमें ये याद करना है कि हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था। सबसे पहले हमारी अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सब ऑर्गेनिजम्स को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। आई वाज आस्किंग, ये जो 2 kingdom क्लासिफिकेशन था, किंगडम समझ रहे हो, क्लासिफिकेशन क्या होता है ये समझ रहे हो? क्लासिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो 2 पार्ट में, Yes, ma'am. एनिमल्स एंड प्लांट्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के बाहर एक हार्ड सी सेल वॉल प्रेजेंट है और वो मूव भी नहीं करते, सबको उठा के प्लांट किंगडम में रख दिया। वो सारे एनिमल्स जो मूव करते हैं और जिनके बाहर सेल वॉल भी नहीं होती, उसको उठा के प्लांटी के अंदर रख दिया, तो बन गए प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। सो ये क्वेश्चन आता है कि 2 kingdom क्लासिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? तो हमारे कैरलस लीनियस साइंटिस्ट ने 2 kingdom क्लासिफिकेशन दिया था। 3 kingdom क्लासिफिकेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो 3 kingdom क्लासिफिकेशन आपके अर्नेस्ट साइंटिस्ट ने दिया था। 4 kingdom क्लासिफिकेशन गिवन बाय कॉपलैंड, 5 kingdom क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. विटेकर। तो हमारे पास 5 kingdom कौन कौन से किंगडम्स है, कोई नाम बताएगा? किंगडम मानिरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। यही है ना हमारे पास 5 किंगडम्स।
आपका Yes, ma'am. ना। तो जितने भी हमारे अर्थ पे बैक्टीरिया थे, सारे के सारे बैक्टीरिया कम्स इन द विच किंगडम? ऑल बैक्टीरियाज मोनेरा। और unicellular eukaryotes. Do you understand eukaryotes and prokaryotes? What are prokaryotes? What are eukaryotes? बोल के बताओ, बोल के. Yes, ma'am. We know prokaryotes are those which do not have any nuclear membrane. Eukaryotes are those which have a well-defined nuclear membrane. तो मोनेरा के अंदर सारे prokaryotes आते हैं, नहीं आते हैं? Say yes. मैम आते हैं. है ना? एंड प्रोटिस्टा के अंदर नाजिया मैम प्रोटिस्टा में यूकारियोटिक्स आते हैं. यूकैरियोट, सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं. और फंजाई के अंदर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं. प्लांटी ऑल एनिमल्स व्हिच हैव अ सेल वॉल व्हिच इज मेड अप मैम ऑफ मल्टीसेलुलर. मल्टीसेलुलर है. सारे प्लांट्स आते हैं प्लांटी के अंदर. एनिमल्स के अंदर सारे एनिमल्स आते हैं जो लोकोमोशन करते हैं. तो हम अब कौन से पढ़ रहे हैं किंगडम? यहाँ पे एनिमेलिया किंगडम पढ़ने वाला है. ठीक है मैम. यस. Ma'am, I was asking about the trick to learn the names of all the scientists who ठीक gave है the बेटा. लीच, classifications. लीच होता है ना जो बारिश के मौसम में पाई जाती है, जो वो लीच. तो उसकी स्पेलिंग्स क्या होती है? LEECH होती है ना. Yes, ma'am. उसका एक ही हटा दो, सिंपल LECH कर दो. और L फॉर लीनियस, E फॉर अर्नेस्ट, C फॉर कॉपलैंड, H फॉर विटेकर. और 2 3 4 5 लिखते चले जाओ कि लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, अर्नेस्ट ने 3 किंगडम, कॉपलैंड ने 4, H विटेकर ने 5. Okay, ma'am. अब आया सबको समझ में? हाँ जी. Yes. एनीवन एल्स जिसको यहां तक कोई डाउट है, यू कैन आस्क. लेकिन टॉपिक फिनिश होने के बाद पूछोगे तो थोड़ा एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जाता है फिर टीचर के लिए. आ जाओ चलो फिर. अब हम लोगों को क्या पढ़ना है ना कि भाई एनिमल्स को हमें क्लासिफाई करना है. अच्छा, सबसे पहली चीज, हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? व्हाई वी आर क्लासिफाइंग एनिमल्स? एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, कुछ भी हो. जैसे आप लोगों को क्लास, यू आर ऑल स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लासिफाई किया होगा ना. आप लोग सबके सब 11th क्लास के अंदर हो. तो ये क्लासिफिकेशन है, स्टडी करना इजी है. अब लेट सपोज मेरी क्लास में 11th क्लास के बच्चे भी है, 10th क्लास के बच्चे भी है, 9th क्लास के बच्चे भी हैं. उनको कैसे पढ़ाऊंगी? इजी नहीं होगा ना मेरे लिए उनको पढ़ाना, उनको हैंडल करना, उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझना किस लेवल पे है. नहीं होगा ना इजी. लेकिन अगर मेरे पास सेम लेवल वाले स्टूडेंट्स होंगे एक बैच के अंदर, so it's easy for me to handle those students as compared to those batch which have mix of students. तो ऐसे ही हम लोग एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एनिमल्स के कैरेक्टर्स को देखना पड़ेगा कि भी एनिमल्स के अंदर कैसे कैसे टाइप के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं. देन उसी बेसिस पे हम लोगों को उनको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा. राइट ना. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफ. एक बार मेरे को महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चे बताओ कि डू यू हैव द सेम एनसीईआरटी जो मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ? वेरी गुड वैश गेमर. बेटा अपना नाम बता दो. ये अजीबोगरीब नाम आप लिख तो लेते हो. क्लासिफिकेशन आर important because they allow us to better understanding in relationship and connection between things. Very good. What's your name? Sorry, ma'am. नाम क्या है आपका? वंश. Yes. अच्छा वैस. ओके ओके ओके. ठीक है. तो हमें यहाँ पे क्या देखना है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखना है कि मैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रही हूँ, आखिरकार उसका बेसिस क्या रहेगा. किस बेसिस पे मैं एक एनिमल को उठा के इस पर्टिकुलर ग्रुप में रखूंगी, इस एनिमल को उठा के इस पर्टिकुलर ग्रुप में रखूंगी. कुछ ना कुछ बेसिस तो होना चाहिए ना मेरे पास. तो सबसे पहला बेसिस वी हैव कि हम लोग ये देखेंगे कि भाई एनिमल्स के अंदर सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, उनकी बॉडी के अंदर सिमेट्री कैसी है, उनका सिलोम कैसा है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके पैटर्न किस किस टाइप से है. इस बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को देख के जिसके अंदर सेम अरेंजमेंट ऑफ सेल होगा, सेम उसको फाइलम में रख देंगे,
सेम बॉडी सिमेट्री होगा सेम फाइलम में, सेम जिलोम होगा सेम फाइलम में, ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यस और नो? Yes, please. नेक्स्ट, तो हमारे पास फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जहां पे आप लोगों को नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, जहां पे आप लोगों को लगेगा कि मैम ये तो हम लोगों को आता है, आप बहुत बेसिक से करा रहे हो, वहां पे भी आप लोग बता सकते हो इसीलिए। ठीक है, देखो अभी हमें पता है कि भाई जितने भी हमारे पास एनिमल्स होता है उसमें यूनिसेलुलर तो कोई भी नहीं होता। सोनाली, एनी डाउट? Yes, ma'am. Ma'am, what is nature of column? नेचर ऑफ कॉलम, इट्स नॉट कॉलम, इट्स सिलॉम, इट्स कॉल्ड सीलॉम। ठीक है, ये हम अभी पढ़ेंगे। जो यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री सब बताया ना, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम बताया हमने यहाँ पे। तो अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी, आप ये वाला पॉइंट हाईलाइट कर लो, जो जो चीजें मैं हाईलाइट कर रही हूँ सेम एग्जैक्टली आप लोगों को हाईलाइट करके चलना है। तो वी नो कि हमारे पास सारे के सारे एनिमल्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर मीन्स मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। सारी टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बने होंगे, एंड इनके पास दे डू नॉट एग्जिट द सेम पैटर्न। इनका जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन लेवल होगा वो सेम किसी के अंदर भी नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ वी हैव वन फाइलम। स्पॉन्जीज का जो फाइलम होता है उसके अंदर आपकी जो सेल्स होती हैं वो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाती हैं। उसके अंदर भी सेल्स होती हैं लेकिन लूजली पैक्ड होती हैं। वन एंड ओनली फाइलम। याद करो मेरे साथ, आपको एक चीज याद रखनी है, हर किसी स्टूडेंट का यहाँ पे टारगेट नीट एग्जाम होगा कि हमें नीट क्रैक करके एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग ऐसे ऐसे कोर्सेज में जाना है ना। आप लोगों एक ड्रीम लेके आए हो, तभी आप लोगों ने सोचा कि हाँ हम लोगों को अच्छी क्लासेस लेना है, तभी हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये तो बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। आप लोग क्यों आज बैठ के पढ़ रहे हो? क्योंकि आप लोगों एक ड्रीम लेके आए हो। ठीक है, तो अब एक चीज याद रखना कि हम लोगों को नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ने का यहाँ पे ट्राई करेंगे। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इस वाली पर्टिकुलर लाइन से नीट में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आता है तो कैसे क्वेश्चन आता है, और जनरली क्वेश्चन किस पार्ट से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होता है ना, कॉमनली कोई नहीं पूछता। क्वेश्चन किस पे पूछा जाता है? एक्सेप्शनल केसेस पे। केमिस्ट्री में देखते हो ना, बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन भरे रहते हैं। बड़े परेशान हो जाते हैं बच्चे, मैम इतने तो यहाँ पे थ्योरीज भी नहीं होते जितने एक्सेप्शन होते हैं। और बायो में परेशान किससे होते हैं? एग्जाम्पल से ना। हाँ जी मैम। एग्जाम्पल से परेशान होता है। तो बायो में सबसे पहले एग्जाम्पल्स हमें याद रखना है। सेकंड चीज हमें याद रखना है यूनिक कैरेक्टर क्या है। जैसे मेरा यूनिक कैरेक्टर क्या है कि मैं टीचर हूँ, टीचर सब है, लेकिन मेरा यूनिक क्या है? आई एम अ बायो टीचर। ठीक है, एक पर्टिकुलर किसी दूसरे टीचर का यूनिक कैरेक्टर वो केमिस्ट्री, वो फिजिक्स, और बायो के अंदर भी स्पेशलाइजेशन होता है की जूलॉजी है, बॉटनी है, या फिर और भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट फाइलम आता है, उस फर्स्ट फाइलम का आपका लूज सेल एग्रीगेट उसके अंदर पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरे एनिमल किंगडम में विच वन फाइलम हैज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो योर आंसर विल बी स्पॉन्जीज, या फिर वी ऑल्सो कॉल इट पोरीफेरा। जिसने चैप्टर पहले पढ़ा है उसको पता होगा, पोरीफेरा। ठीक है एवरीवन, जो ये चैप्टर फर्स्ट बार पढ़ रहा है जोरा, भी आपने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा था ना, आपको समझ आ रहा है? एनिमल किंगडम में एनिमल्स को हम क्लासीफाई कर रहे हैं, किस किस बेसिस पे कर रहे हैं हम वो देख रहे हैं। तो सबसे पहला किंगडम, हम सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर टिश्यू है, या फिर ऑर्गन है। बिकॉज हम लोग एक सिंपल सी स्टेटमेंट पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस से कि हर किसी की बॉडी जो होती है वो सेल से मिलके बनी होती है। सेल से ही क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से ही Organ. ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो वी ऑल आर ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स होते हैं। किस किस टाइप के सिस्टम्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं? Digestive system. वेरी गुड। रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, nervous system, excretory system, reproductive system, hormonal system, circulatory system,
है ना, हम हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम। तो हमें पहले यहाँ पे क्लासिफिकेशन में यही देखेंगे कि भाई जो एनिमल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल पाई जा रही है उसको एक अलग फाइलम में रख दो, जिसके अंदर टिश्यूज पाए जा रहे हैं उसको अलग में रख दो, जिसके अंदर सिर्फ ऑर्गन है उसको अलग में रख दो, जिसके अंदर ऑर्गन सिस्टम है उसको अलग में रख दो। हो गया नहीं हो गया एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। Yes, please. तो पहली चीज हम लोगों को ये याद रखनी है, एंड इसको याद रखने का द बेस्ट वन वे वी हैव वन टेबल, दिस वन टेबल। सबके सब इस वाली टेबल पे आ जाओ, जिसने जिसने अपना एनसीईआरटी ओपन किया हुआ है, ओपन आउट इट। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, वी हैव एनिमल्स, ऑल आर मल्टी सेलुलर। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइलम है जिसको हमने बोला पोरीफेरा, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पंजीज ना, स्पॉन्जीज लिखा था ना लास्टली अभी। इसी के अंदर सेलुलर लेवल पाया जाता है। फिर हम देखते हैं टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। इसके बाद वाले जितने भी हमारे पास फाइलम्स है ना उसके अंदर टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पाए जा सकता है। तो जैसे मेरे पास सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा के अंदर आपका टिश्यू सिस्टम, टीनोफोरा ऑल्सो हैज टिश्यू सिस्टम, प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर आपका ऑर्गन, और इन सब के अंदर पाया जाएगा ऑर्गन सिस्टम। ऐसे अपनी एनसीईआरटी के साइड में लिख लो सबके सब। तो आपसे कोई पूछे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, और सिर्फ ऑर्गन्स प्लेटीहेल्मिन्थीन, और पूरा ऑर्गन सिस्टम एसके हेल्मिन्थीस के बाद वाले सारे। डन। तो फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्लियर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला। Yes, be clear. क्लियर। अब इस लाइंस को पढ़ो एक बार जल्दी से सब। तो हमने देखा कि भाई जो हमारे पास पोरीफेरा है कैसा ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है। एंड यू ऑल नो कि सेल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर तो पाया जाता है, काम का बंटवारा। जबकि जो मेरे पास सिलेंट्रेटा है, पोरीफेरा के बाद सेकेंड वन सिलेंट्रेटा। अभी जिसने फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़े उसको अजीब लगेगा नाम, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को बहुत इजीली याद होता चला जाएगा। सिलेंट्रेटा के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ सेल है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि पोरीफेरा के अंदर कैसे था, लूजली अरेंज थे, फिर धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स होने लगा। यहाँ पे आपका जो सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, वहां से टिश्यू बना, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया। फिर एक हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन वाला किसके अंदर था, प्लेटीहेल्मिन्थीस में लिखा था हमने। और फिर प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद वालों सबके अंदर क्या पाया जाएगा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, सबके अंदर ऑर्गन सिस्टम आना स्टार्ट हो जाएगा। ये रहा यहाँ पे आपका ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थीस, उसके अंदर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब आप लोग आगे वाली चीज पढ़ोगे। नेक्स्ट वन जो हमारा स्कूल एग्जाम्स में भी बहुत क्वेश्चन आता है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम 10th क्लास में पढ़ोगे ना, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है, तो दो टाइप से होता है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप हमारी बॉडी के अंदर क्लोज टाइप होता है। क्लोज टाइप का मतलब होता है जब ब्लड आपका एक प्रॉपर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज इनके थ्रू फ्लो होता है। दिस इज नोन एज क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन जब ब्लड आपका हार्ट से निकला और डायरेक्टली सेल्स के कांटेक्ट में चला गया, दी योर वॉइस इज ब्रेकिंग, इज इट हैपनिंग विद एवरीवन? No, please. No. भाई आप ये ऐसे प्रैंक मत करो क्लास में। सोनाली, आई गेस आपकी साइड पे नेटवर्क इश्यू होगा बेटा। डोंट वरी, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगे, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो ऊपर जहां से आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। क्लोज टाइप में क्या होता है, आपका जो ब्लड होता है आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज इनके थ्रू फ्लो होता है। एंड ओपन टाइप में ब्लड फ्लो होता है सिर्फ किसके थ्रू, कोई आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज कुछ नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि सबके घरों में टैंक होता है, नहीं होता, किसी का सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे लिखा रहता है। तो थर्ड फ्लोर पे लेट्स सपोज टैंक रखे हैं, वाटर टैंक की बात कर रही हूँ, और ग्राउंड फ्लोर तक वाटर लेके आना है। कैसे लेके आता है, पाइपलाइंस लगी रहती है, नहीं लगी रहती है? ऐसे थोड़ी ना कि भाई टैंक है ऊपर वाला थर्ड फ्लोर पे, उसमें से पानी निकल रहा है, भाई सेकंड फ्लोर पे भी जा रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे भी जा रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे भी आ, जिसको जहां मर्जी यूज करना है करते रहो, कोई प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। होता है, अगर ऐसा होता उसको बोलते ओपन टाइप।
लेकिन अभी पूरी पाइपलाइंस लगी होते हैं, बाथरूम में चाहिए, वॉशरूम में चाहिए, किचन में चाहिए, कहाँ पे वाटर चाहिए, पाइपलाइंस के थ्रू जाता है प्रॉपर्ली, सर्कुलेशन पाइपलाइंस के थ्रू होता है ना. दिस इज नॉन एज क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन. और ओपन टाइप में ब्लड हार्ट से निकलता है और डायरेक्टली सेल्स और टिश्यूज के पास चला जाता है. डायरेक्टली सेल्स और टिश्यूज ब्लड के अंदर भीगे हुए होते हैं, डायरेक्टली bathed in it. Any doubt, तनिष्का? मैम मतलब क्लोज टाइप में आर्टरीज और वेन्स कैपिलरीज लेके जाती हैं एग्जैक्टली, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के अंदर से ब्लड फ्लो करता है. और ओपन में सीधा हार्ट से चला जाता है. ओपन में सीधा हार्ट से, बिकॉज हार्ट से ही आर्टरीज वेन्स ओरिजिनेट होंगी. हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स तक आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज लेके जाएंगे आपकी सेल्स तक और टिश्यूज तक. लेकिन ओपन टाइप में डायरेक्टली सेल्स और टिश्यूज तक पहुंच जाता है ब्लड, कोई कैपिलरीज वेन्स कुछ नहीं लेके जा रही होती है. ओके दीदी. Clear? तो याद रहेगा ओपन टाइप क्या होता है, क्लोज टाइप क्या होता है. नेक्स्ट वन वी हैव सिमेट्री. सिमेट्री याद रखना है आपको. हमारे पास 3 टाइप की सिमेट्रीज होती हैं. इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे समझाती हूँ. राइट इट डाउन हियर. कितने टाइप की सिमेट्रीज बताया? 3 types. 3 टाइप सिमेट्री. द फर्स्ट वन वी हैव रेडियल symmetry. Second one we have bilateral symmetry. Third one we have asymmetric. Simple सा example है. Radial symmetry is just like a circle. Bilateral symmetry जैसे हमारा heart. और asymmetric is just like नहीं, इसके अंदर symmetry आ गया. ये देखो, अब सिंपली समझना. देखो, इसको मैंने क्या किया, इधर से एक प्लेन डाला तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा. इधर से भी प्लेन डालूंगी तब भी ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. Yes. इधर से भी प्लेन डालेंगे तब भी ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. इधर से भी प्लेन डालेंगे तब भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. तो रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? एनी प्लेन कोई भी प्लेन डालो, एनी प्लेन डिवाइड क्या कर रहा है उसको? डिवाइड इनटू 2 equal parts. Equal parts. वेरी गुड, 2 इक्वल हॉल्स. और यहाँ पे देखना जरा, सिर्फ इधर से मैंने प्लेन डाला 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. इधर से मैंने प्लेन डाला, क्या ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? No. No. तो सिर्फ एक सिंगल प्लेन है जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. तो वी विल कॉल इट कि भाई सिंगल प्लेन डिवाइड इनटू 2 इक्वल हॉल्स. सिंगल प्लेन 2 इक्वल हॉल्स में डिवाइड कर रहा है. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. यहाँ Yes, पे दीदी. इधर से प्लेन डालो, क्या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? इधर से No. प्लेन डालो तो नो डिवीजन एट ऑल. आया सिमेट्री समझ में सबको? Yes. वेरी गुड. लिखना चाहोगे इसको? हाँ जी दीदी, एक सेकंड. लिख लो, जब हो जाए बताना. ओके. Be done. ऑल डन. Yes.
ना जरा ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे भी एनिमल्स को हम कैटेगराइज मीन्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, कि उनकी बॉडी में सिमेट्री कैसी है। तो वी हैव फर्स्ट वन किंगडम, फर्स्ट वन फाइलम इज स्पंजेस, स्पंजेस इज आल्सो नोन एज पोरीफेरा। सबको याद हो गया अब तो Yes. ये होता है आपका एसिमेट्रिकल, जिसकी बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं है। कोई भी प्लेन डालो, एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर, क्या उसको बॉडी को डिवाइड कर रहा है? डिवाइड नहीं कर रहा है, डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हॉल्स। जबकि व्हेन एनी प्लेन, कोई भी प्लेन डालो, वो प्लेन कहाँ से जाना चाहिए? सेंट्रल एक्सिस से जाना चाहिए। बॉडी को दो आइडेंटिकल हॉल्स में अगर डिवाइड कर रहा है, दिस इज नॉन एज रेडियल सिमेट्री। एंड इसके एग्जाम्पल है सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। डोंट वरी, सारे एग्जाम्पल आप लोगों को ट्रिक से याद करा दूंगे, एक एक एग्जाम्पल रट जाएंगे आप लोगों को, इट्स माय जॉब। ठीक है, फिर एनिमल्स है जैसे एनिलीडा, ऑर्थ्रोपोडा, इन सब के अंदर हमने क्या डाला? सिर्फ सिंगल प्लेन। द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हॉल ओनली बाय वन प्लेन, दिस इज नॉन एज बायलेटरल सिमेट्री। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम वाला देखा। फिर हमने ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखा, देन क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखा, देन वी हैव asymmetric, radial symmetry and bilateral symmetry. Is it clear everyone? Yes. Very good. The next one classification we have diploblastic and triploblastic organization. सिंपली एक चीज याद रखना है, कोई भी एनिमल, कोई भी एनिमल हो, उनकी जो सेल्स होती है 3 लेयर्स से मिलके बनी होती है। सबसे बाहर वाली लेयर होती है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के अंदर मीजोडर्म, देन सबसे अंदर एंडोडर्म। वी कॉल देम जर्मिनल लेयर्स। Ectoderm, mesoderm and endoderm. We call them germinal layers. ने क्या किया? वो एनिमल्स, जिस एनिमल्स के अंदर या Can you repeat this topic again? हमने क्या किया? एनिमल्स को यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। अभी उसको भूल जाओ, अभी सिंपली ऐसे याद रखो, किसी भी एनिमल की जो सेल होती है ना, उन सेल, कोई भी सेल 3 लेयर्स से मिलके बनी होती है। ये वाला जो पार्ट, इसका जो डिटेल है ना, आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में। ठीक है, अभी सिर्फ ऐसे याद रखना, वी हैव 3 जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। एक्टो सबसे बाहर वाली लेयर, मीजो मिडिल वाली लेयर, और एंडो सबसे इंटरनल वाली लेयर। अब किसी एनिमल के अंदर, इफ समवन एनिमल हैज ओनली एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, किसी के पास एक्टो और एंडो 2 ही लेयर्स प्रेजेंट हैं, तो उस एनिमल का हम बोलेंगे उस एनिमल के पास कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? डिप्लोब्लास्टिक। और इफ समवन हैव 3 की 3 layers, then we will call it Triploblastic. डाई का मतलब होता है 2, ट्रिप्लो, ट्राई का मतलब होता है 3। Ma'am, it should be like diploblastic means double and triplo मतलब triple. ट्रिपल, या लेकिन वो डबल में याद रखना पड़ेगा ना कौन कौन सी लेयर्स है। डबल में सबसे बाहर और अंदर वाली है, बीच वाली गायब है। आई हियर? हाँ जी। वेरी गुड। तो यहीं पे इन्होंने डायग्राम्स दिए हुए हैं, इफ यू कैन सी हियर, ये आपको रेडियल सिमेट्री का डायग्राम दिया हुआ है। कोई भी प्लेन डाल रहे हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इक्वल, इसका नाम पता है एनिमल का? डेंजरस सा लगता है देखने। Crab. It is a crab. क्रैब, एग्जैक्टली। एज अ फूड भी यूज किया जाता है ना ये? Yes. खाया है कभी? No. No, the No, ma'am, मैं vegetarian हूँ. आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन। यहाँ पे देखो जरा, ये आपको लेयर्स का दिखाया हुआ है। आप देख रहे हो सबसे बाहर एक्टोडर्म,
और ये अंदर वाली लेयर इज एंडोडर्म। इसके बीच में ये आप देख रहे हो रेड रेड से खाली स्पेस है, सेल्स नहीं दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। मीजोग्लिया इन्होंने इसको लिखा, मीजोग्लिया इज ऑल्सो नोन एज मीजोडर्म। लेकिन जब यहाँ पे सेल्स नहीं प्रेजेंट होता है, एक होलो स्पेस प्रेजेंट होता है, दिस इज नोन एज मीजोग्लिया। लेकिन आप बी डायग्राम में ट्रिप्लोब्लास्टिक में देख रहे हैं सबसे बाहर भी सेल्स है, एक्टो में भी सेल्स है, और ये ब्लैक वाले कलर से एंडो में भी सेल्स है, और बीच में भी सेल्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं मीजोडर्म में भी। लेकिन तो अगर आपको ये दोनों डायग्राम्स दे दिए जाए एग्जाम में, तो आप पहचान सकते हो विच वन डायग्राम रिप्रेजेंट डिप्लोब्लास्टिक, विच वन रिप्रेजेंट ट्रिप्लोब्लास्टिक। Yes. Yes. एवरीवन एक बार हैंड रेज करके अटेंडेंस मार्क करना, कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है एंड कौन कौन सो रहा है। आउट ऑफ द 15 स्टूडेंट्स वी हैव 13 एक्टिव स्टूडेंट। भाई 2 बच्चे सो रहे हैं, डिनर करने बैठ गए। चलो 14 हो गए, 1 बज गया। एक कौन सो रहा है क्लास में? हो गए 15, जाग गए सारे बच्चे। चलो ये डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक सबको क्लियर हुआ। Yes. नेक्स्ट वन क्लासिफिकेशन वी हैव सिलोम। अब वो बोल रहे थे सिलोम, सिलोम को किसी ने गलत प्रोनाउंस किया था, क्या बोला था सिलोम को? That was me. हाँ कुछ इसको रॉन्ग प्रोनाउंस किया था। अभी सही आप याद रहेगा ना सिलोम, ठीक है। सिलोम देखना क्या होता है, सिलोम इज द बॉडी कैविटी। अगर आपकी बॉडी की कैविटी वो लाइंड अप होती है किसके थ्रू? मेसोडर्म के थ्रू। इसको ऐसे समझना। चलो एक स्टूडेंट का आज हम यहाँ पे एक अच्छा सा पोर्ट्रेट बनाते हैं। किसका बनाए? स्नेहा का बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास स्नेहा, करती हुई। अब स्नेहा की ये हमारे पास द आउटर वन, दिस इज बॉडी वॉल ना, ये बॉडी वॉल होगी या नहीं होगी बच्चों? Yes. जी. एलिमेंट्री कैनाल का नाम सुना है सबने? Yes. जी. एलिमेंट्री, तो सेंटर में इट हैज एलिमेंट्री कैनाल। तो ये इसका यहाँ पे क्या हुआ? गट हुई, गट। एलिमेंट्री कैनाल इज आल्सो नोन एज गट। तो यहाँ पे दिस इज द गट वॉल, बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में अगर आपका क्या प्रेजेंट होता है? मीजोडर्म के थ्रू लाइंड अप होता है। मीजोडर्म्स की लाइनिंग अगर प्रेजेंट होती है देन दिस इज नोन एज सिलोम। और अगर मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं है दिस इज नोन एज एसिलोमेट, एसिलोम। तो वी हैव अभी 2 कंडीशन बता रही हूँ आपको। फर्स्ट वन कंडीशन सिलोम, सेकेंड वन कंडीशन एसिलोम। सिलोम मीन्स lined by mesoderm, यही होगा ना? And acelom means not lined by mesoderm. ये चीज अभी याद रखना। तो बॉडी वॉल एंड गट वॉल समझ में आया? बॉडी वॉल आउटर। अब एक चीज और याद रखो, आउटर वॉल है, बॉडी वॉल आउटर। तो ये किसके थ्रू लाइंड अप होगी? एक्टोडर्म के थ्रू लाइंड अप होगी या नहीं? और गट वॉल इनर वॉल है, तो ये किसके थ्रू वॉल्ड अप होगी? एंडोडर्म के थ्रू। तो ऑब्वियसली बात है एक्टो और एंडो के बीच में मेसोडर्म ही पाया जाना चाहिए। मेसोडर्म शुड बी फाउंड हियर, Yes. जी. है ना? तो अगर मेसोडर्म है दिस इज नोन एज सिलोम, मेसोडर्म नहीं है तो एसिलोम। वेरी गुड। अब पढ़ो जरा, ये लिखा हुआ है क्या? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी। एक कैविटी की बात करें, किस किस के बीच में? बॉडी वॉल और आपकी गट वॉल के बीच में। इससे हमने क्लासिफाई किया एनिमल्स को। तो बोलते हैं कि भाई बॉडी कैविटी जो कि लाइंड अप है अगर आपकी मेसोडर्म के थ्रू, दिस इज नोन एज सिलोम। और ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? दीज टाइप ऑफ एनिमल जिनके अंदर सिलोम पाया जाता है, दिस इज नोन एज सिलोमेट। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं?
एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा। जब इन सब फाइलम्स को अलग अलग पढ़ेंगे सब ट्रिक से याद करा दूंगे, इसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। फिर ये बोलते हैं इन सम एनिमल्स इफ बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, मेसोडर्म के थ्रू लाइंड अप नहीं है, देन उसको हम क्या बोलेंगे? Acelom. एसिलॉम। बट इन्होंने एक और कंडीशन दे दिया कि भाई सिलॉम, एक कंडीशन तो वो जिसके अंदर मेसोडर्म है सिलॉम, एक कंडीशन वो जिसके अंदर मेसोडर्म नहीं है एसिलॉम, उसके बीच की एक कंडीशन इन्होंने बोल दिया सूडोसिलॉम। सूडोसिलॉम का मतलब ये हुआ कि भाई मेसोडर्म है लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में है। अब वो आप लोगों को डायग्राम से समझ में आएगा। ये तीनों डायग्राम आप एक बार क्लियरली देखो। जो फर्स्ट वन डायग्राम है ये आपको क्या बता रहा है? सबसे बाहर एक्टोडर्म और ये बीच में एंडोडर्म, मतलब अंदर की साइड एंडोडर्म। तो यहाँ पे आपका ये कैविटी दिख रहा है, आपका बॉडी कैविटी, इसको हम सिलोम बोल रहे हैं। यहाँ पे आप देखो सबसे बाहर एक्टोडर्म और ये आपका एंडोडर्म। क्या बीच में कोई कैविटी दिख रहा है? जैसे यहाँ पे कैविटी दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट स्पेस, दिस इज बॉडी कैविटी, व्हाइट स्पेस वाला। नहीं दिख रहा है ना? यहाँ पे आपका कोई मेसोडर्म की तरह लाइनिंग नहीं है, तो दिस इज एसिलोमेट। लेकिन इसमें आप देखो बाहर वन एक्टोडर्म और ये अंदर ब्लैक वाला एंडोडर्म। अभी लास्ट वाले डायग्राम में डिप्लोप्लास्टिक ट्रिप्लोप्लास्टिक में भी देखा हमने, ब्लू वन इज एक्टोडर्म, ये ब्लैक वन इज एंडोडर्म। और यहाँ पे आपका ये देखो पैकेट्स की फॉर्म में दिख रहा है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है बट यहाँ पे पैकेट्स की फॉर्म है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सूडो। सूडो मीन्स होता है फॉल्स, सूडो मीन्स फॉल्स, फॉल्स सिलोम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो वी हैव टोटल 3 कंडीशंस ना, सिलोम, एसिलोम एंड सूडोसिलोम। एंड सूडोसिलोम कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक फाइलम में पाई जाती है विच इज एसके हेल्मंथीज। ये भी आप लोगों को मैं याद करा दूंगी। मैम यस बेटा, एक बार ये सूडो वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। सूडो वाला मैं रिपीट देखो बेटा, एक चीज मेसोडर्म के थ्रू लाइंड अप होगा तो सिलोम, मेसोडर्म के थ्रू लाइंड अप नहीं होगा एसिलोम, ठीक है। मेसोडर्म है लेकिन छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में है, दिस इज नॉन एज सूडोसिलोम। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पूरी तरीके से नहीं है भी और कॉन्टिन्यूअस नहीं, कहीं कहीं पे प्रेजेंट है, जैसे यू कैन सी इन द डायग्राम। ओके, डन एवरीवन? हाँ जी। नेक्स्ट वन वी हैव सेगमेंटेशन। अब हमारे पास 2 ही क्लासिफिकेशन बनते हैं। सेगमेंटेशन का मतलब होता है, एक तो हमारे पास ये होता है कि भाई जो बॉडी है वो ऐसे कॉन्टिन्यूअस हो, एंड अनदर वन हैव कि अगर बॉडी के अंदर ऐसे डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस बॉडी बोलेंगे, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। लेकिन इस बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स पाए जा रहे हैं, बॉडी छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड में है, तो जिसकी बॉडी फ्रेगमेंटेशन में है उसको हम क्या बोलेंगे? सेगमेंटेशन फाउंड। और वो आपका दिस इज नोन एज, दीज सेगमेंट्स आर नोन एज मेटामेरिज्म। बॉडी एक्सटर्नली या तो बाहर से या फिर अंदर से छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड हो सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अर्थवॉर्म के अंदर देखा जाता है। ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एंड इस सेगमेंटेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। बॉडी सेगमेंटेड होगी, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मेटामेरिज्म। सब याद हो जाएगा आपको आगे चैप्टर में आपको। नेक्स्ट वन वी हैव नोटोकोड। नोटोकोड क्या होता है? मेसोडर्म से बना हुआ एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारी बॉडी में बैकबोन होती है, नहीं हमारी बैक स्ट्रेट क्यों रहती है? जस्ट बिकॉज ऑफ बैकबोन होता है ना। So that backbone is known as notochord. हमारी बॉडी में नोटोकोड एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, फिर हमारा धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं ना वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। अभी हम उसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, नोटोकोड नहीं बोलते। ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को आगे चैप्टर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जिसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होगी उन एनिमल्स को हम बोलेंगे कॉर्डेट्स, एंड जिसके अंदर नोटोकोड एब्सेंट होगी उसको बोलेंगे नॉन कॉर्डेट्स। तो 2 अलग अलग हम पढ़ेंगे, एक कॉर्डेट्स पढ़ेंगे, एक नॉन कॉर्डेट्स पढ़ेंगे। हमारे अंदर एक प्रॉपर बैकबोन है या नहीं है? तो हम कॉर्डेट्स हुए। यस, इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स एक मक्खी मच्छर है, सोचा कभी क्या उसके अंदर बैकबोन होगी? होगी बैकबोन उसके अंदर? नहीं होगी ना।
हाँ मतलब मैम उसको तो हाथ से पकड़ के मसल देते हैं हम लोग। करते हो? मारे कभी किसी मच्छर को? मारा तो जरूर होगा है ना, बता नहीं रहे हो ये जी मारा एक बार है मैंने। ना। तो देखा है कभी उसके अंदर आपको उसकी हड्डियां चुभी है मारते टाइम? थोड़ा सा नोटिस हुआ था लाइक कि थ्रेड लाइक वो कुछ थोड़ा सा। हाँ फाइब्रस होता है सिर्फ वो, क्योंकि वो नॉन कॉर्डेट है, उसके अंदर है ही नहीं बैकबोन। ठीक है, नॉन कॉर्डेट है वो। अब यहाँ तक हमारा क्लासिफिकेशन डन कि इन बेसिस को लेके हम लोग आगे क्लासिफिकेशन करके पढ़ेंगे। अब जो हमें स्टार्ट करना है आगे, अभी वाली चीज आई कैन कंप्लीटली श्योर कि आप लोगों को आज की क्लास में सिर्फ 10 to 15% समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए नई चीज है, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पहले पढ़ रखा उनको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आई होगी। लेकिन जब हम एग्जैक्टली फाइलम से पढ़ना शुरू करेंगे ना चीजें, जब हम यहाँ पे वापस से टर्म पढ़ेंगे कि फर्स्ट वन फाइलम वी हैव पोरीफेरा। पोरीफेरा जो होता है वो एसिमेट्रिकल एनिमल होता है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम इसका आंसर लिखेंगे। तो सिमेट्री दिख रही है इसकी बॉडी में, दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा ना। तो पोरीफेरा वन एंड ओनली फाइलम जिसकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है। इसकी बॉडी के अंदर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मतलब जितने भी एनिमल्स एसिमेट्री वाले हैं वो सब हमने कौन से फाइलम में रखे? पोरीफेरा के अंदर रखे। जितने भी एनिमल्स सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं उन सबको हमने किस में रखा? पोरीफेरा में रखा। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे अब आने वाले सारे फाइलम, जो कि हम हमारा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर के लिए 2 लेक्चर्स और लगेंगे, 2 या 3 लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, अब आई वांट कि थोड़ा सा आप लोग एक बार डिस्कशन मुझसे कर लो कि भाई एनिमल किंगडम तो चलो हम पढ़ रहे हैं, एनिमल किंगडम के बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे चाहोगे? आप अपना फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग करना चाहोगे या सेकेंड टर्म के? मतलब फर्स्ट टर्म आप लोगों ने बताया। अच्छा मेनली आइडिया कोई कब कब आप लोगों के फर्स्ट टर्म एग्जाम है? 9th of October. 9th of October। मैक्सिमम बच्चों के 9th अक्टूबर को ही हैं क्या, सभी महाराष्ट्र वाले बच्चों को? Yes. और मैम चैप्टर्स? मैम 20 से स्टार्ट है। सोनाली आप तो दिल्ली से हो ना? यस मैम, बट मिड टर्म हमारे 20 से स्टार्ट है और डाउट्स इतने सारे हैं बायो में। के 20 से आई नो बेटा। एक्चुअली दिल्ली वालों के साथ मेरा अलग से बैच चल रहा है जो काफी टाइम से चल रहा है, उनको तो बहुत सिलेबस हो चुका है फिनिश। आप लोगों ना आप जिस ग्रुप में ऐड हो ना, आई डोंट नो वो ग्रुप का, तो मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ जिससे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा काफी। जस्ट गिव मी अ मिनट।